हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एट प्रेजेंट हम अभी क्लास 11th का सीएस और आईपी का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। सीएस और आईपी दोनों में ही हमारी पाइथन लैंग्वेज जो है वो गिवन है, जिसका हमारा बेसिक से स्टार्ट है। अभी हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन जो है फर्स्ट चैप्टर किया था पहले, जो हमने 5 वीडियोस में कवर कर लिया है। अब हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग की एक वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि पाइथन में कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स, इन सब के बारे में हमने वहां पे ब्रीफ जो है पढ़ लिया था। बाकी आगे फर्दर जो है हर डाटा टाइप से रिलेटेड एक एक इंडिविजुअल चैप्टर है, तो डिटेल स्टडी जो है उसकी वहां पर होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी ऑफ डाटा टाइप। म्यूटेबिलिटी क्या होती है एंड इम्यूटेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। जब तक हमें किसी भी चीज का मीनिंग नहीं पता होगा, उसके बारे में हम नॉलेज जो है वो नहीं ले सकते। द इम्यूटेबिलिटी मीन्स यू कैन नेवर चेंज द वैल्यू इन प्लेस। मेन डेफिनेशन इसकी, आप इसको अगर लर्न कर लेंगे तो आपको चीजें जो है समझना बहुत इजी रहेगा। दैट यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन प्लेस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है जिसे आपको समझना है वो है इन प्लेस। कैन नॉट चेंज द वैल्यू से आप कंफ्यूज होंगे, बट अगर आप उसे इन प्लेस के साथ समझ लेंगे तो आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इंट, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग एंड टपल्स। ये सारे डाटा टाइप्स जो हैं हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप्स होते हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग डाटा टाइप्स बचे, यानी कि लिस्ट्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज, ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे म्यूटेबल डाटा टाइप्स। म्यूटेबल डाटा टाइप्स की डेफिनेशन जो है वो इम्यूटेबल डाटा टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। इट मींस यू कैन चेंज द वैल्यू, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन प्लेस, यानी कि आप सेम प्लेस पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे म्यूटेबल डाटा टाइप। तो चलिए इसे समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास x एक वेरिएबल है, x इज इक्वल टू आपने लिखा 5। अब ये जो है x इज इक्वल टू 5, ये आपका किस डाटा टाइप का है? इंटीजर डाटा टाइप का है। ठीक है। अब अभी तक आपने जितना पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा, वहां पर आप वेरिएबल्स की वैल्यू को इजीली चेंज कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 था, बाद में अगर आप x इज इक्वल टू 7 कर देते हैं तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब यहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई x की वैल्यू पहले 5 थी, हमने x की वैल्यू 7 कर दी, x की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो फिर ये तो म्यूटेबल टाइप हुआ, ये इम्यूटेबल कैसे हो गया? तो यहां पर आती है उसकी डेफिनेशन का रोल, दैट यू हैव टू चेंज द वैल्यू इन प्लेस। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि आप सेम प्लेस पर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब जब इस तरीके की चेंजिंग होती है वैल्यूज की, तब होता क्या है, आप वेरिएबल्स की डेफिनेशन को याद करिए। वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे? क्या वेरिएबल जो है वो सिर्फ रेफरेंस पॉइंटर होते हैं, या फिर वेरिएबल जो है वो स्टोरेज कंटेनर होते हैं? अगर आपको ये चीज समझ आई थी वेरिएबल्स के बारे में, तो आपके लिए चीजें रिलेट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे रेफरेंस पॉइंटर होते हैं, ना कि स्टोरेज कंटेनर। यानी कि वेरिएबल्स उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं जहां पर हमारी एक्चुअल वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि सपोज ये हमारी मेमोरी है,
मेमोरी में हमारा कहीं पर 5 स्टोर है, हमारे पास ये वैल्यूज जो है मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, जब हमने x इज इक्वल टू 5 किया, ठीक है, तो x जो है वो किसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, 5 को। जब आपने x इज इक्वल टू 5 किया, जैसे ही हम x इज इक्वल टू 7 लिखेंगे ये लिंक ब्रेक हो जाएगा और x किसे पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, 7 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये x था, ये x की मेमोरी लोकेशन है, पहले यहाँ पे 5 स्टोर था और बाद में यहाँ पे 7 आ गया, नहीं। x के यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन है वो पहले 5 की थी और अब किसकी हो जाएगी, 7 की हो जाएगी। तो इन प्लेस चेंजेस जो है वो कुछ भी नहीं हुए हैं, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं हुआ है। 5 अभी भी अपनी मेमोरी लोकेशन पे स्टेबल है और 7 अभी भी अपनी मेमोरी लोकेशन पे स्टेबल है। इस चीज को आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सपोज आप 3 वेरिएबल्स ले लीजिए x, y एंड z। x की वैल्यू है 5, y इज इक्वल टू x, डेट मीन्स y की वैल्यू भी 5 हो गई, z की वैल्यू भी हमने ले ली 5। ठीक है, कुछ प्रोग्रामिंग के बाद हम तीनों की वैल्यूज जो है वो चेंज कर देंगे। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 9। हमने x, y, z की वैल्यू जो है चेंज कर दी। अब मेमोरी में जब ये होता है तो ये चीज जो है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है मेमोरी में। इनिशियली 3 पॉइंटर्स क्रिएट हुए, x, y और z। ये तीनों जो है वो कहां पॉइंट कर रहे हैं, मेमोरी में। मेमोरी में कहां पर, कोई मेमोरी लोकेशन है जहां पर हमारे पास 5 स्टोर है, सपोज रैंडमली हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हैं। इनकी मेमोरी लोकेशंस ले लेते हैं हम। ये मेमोरी लोकेशंस आपके सिस्टम में कुछ भी हो सकती हैं, यहां पे मैं सिर्फ रैंडमली कुछ लोकेशंस ले रही हूं। ठीक है, इनिशियली x 5 को पॉइंट कर रहा है, y भी 5 को पॉइंट कर रहा है और z भी 5 को पॉइंट कर रहा है। अगर आपको किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है id फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन जो है वो पता कर सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट करवाएंगे प्रिंट id ऑफ x तो आपको क्या मिलेगा, 208। प्रिंट id ऑफ y, इट मीन्स अब आपको यहां पे y की वैल्यू भी 5 थी। प्रिंट id ऑफ z, z भी किसे पॉइंट कर रहा था, 5 को, जिसकी मेमोरी लोकेशन क्या थी, 208। सिमिलरली अगर आप 5 की मेमोरी लोकेशन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट id ऑफ 5, तो भी आपको यहाँ क्या मिलेगा, 208। सब के सब जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अब ये पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद बाकी की प्रोग्रामिंग हुई। जब हम इस पार्ट के एग्जीक्यूशन पे आएंगे, जब x इज इक्वल टू 7 होगा तो उस केस में क्या होगा, सेम हम इसी वाली मेमोरी से रेफर कर रहे हैं, इसे हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 और मेमोरी लोकेशंस हमारे पास थी 208, 20, 50, 51, 90, 300। वैसे भी ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अब x जो है वो किसे पॉइंट कर रहा है, 7 को, तो यानी कि x जो है वो किसे पॉइंट करेगा, यहां पर। y की वैल्यू क्या हो गई, 6, तो y जो है अब किसे पॉइंट करेगा, जो y है वो आपका 6 को पॉइंट करेगा। और z की वैल्यू क्या हुई है, 9, तो z जो है वो किसे पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करेगा। तो अब इस पॉइंट के बाद अगर आप दोबारा से मेमोरी लोकेशंस चेक करेंगे तो आप देखिए प्रिंट id ऑफ x, इस बार x की वैल्यू, x के मेमोरी लोकेशन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 250। अब यहां पर आप देख सकते हैं पहले जब आपने x की मेमोरी लोकेशन चेक की थी तो वो थी 208 और अब है x की मेमोरी लोकेशन 250, यानी कि सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस नहीं हुए हैं।
जो चेंज हुआ है तो मेमोरी लोकेशन भी चेंज हुई है। इट मींस इन प्लेस चेंजेस नहीं हुए हैं, वैल्यू चेंज के साथ साथ प्लेस भी चेंज हुआ है। और यही होती है हमारी इम्यूटेबिलिटी कि अगर आपने वैल्यू चेंज की तो आपका प्लेस भी चेंज हो जाएगा, सेम प्लेस पर किसी तरीके के कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिमिलरली अब अगर आप y का मेमोरी एड्रेस देखेंगे तो y का मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगा 220, x का चेक z का चेक करेंगे तो z का क्या हो जाएगा 290। और अब अगर आप 5 का चेक करेंगे तो 5 का एड्रेस आपको अभी भी वही सेम मिलेगा 208। तो इस तरीके से जो इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप होते हैं वो सारे हमारे इम्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं। भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, बट जब हम उनकी वैल्यूज में चेंजेस करते हैं तो उनकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज होती है। सेम मेमोरी लोकेशन पे चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये होती है हमारी इम्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि सेम मेमोरी लोकेशन पे जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी अभी आपने देखा था कि जो हमारी लिस्ट्स होती हैं वो म्यूटेबल टाइप होती हैं। तो सपोज आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 2, 4 एंड 6, ठीक है। अब इसके बाद हमने लिस्ट के किसी इंडेक्स को चेंज कर दिया, सपोज L of 1 हमने 4 की जगह कर दिया 40, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रिंट L करवाएंगे तो आपकी लिस्ट जो है वो क्या हो जाती है 2, 40 एंड 6। अब यहां पर देखिए लिस्ट में वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये म्यूटेबल है या नहीं। यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि यहां पे जब ये L था इसका मेमोरी एड्रेस और ये वैल्यू चेंज होने के बाद का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप इसे कैसे कर सकते हैं, जब आपने एक लिस्ट क्रिएट की L 2, 4, 6 तो आप साथ ही साथ हम क्या करेंगे प्रिंट ID ऑफ L। यहां पर इसका जो भी आउटपुट आएगा, जस्ट सपोज कि हमने मान लिया कि इसका आउटपुट आया है 350 की 350 लोकेशन पे जो है हमारी लिस्ट क्रिएट हुई है। अब इसके बाद आप इसके फर्स्ट इंडेक्स में जो है वो चेंजेस कर दीजिए, वैल्यू चेंज हो गई। अब इसके बाद अगर आप दोबारा से इसकी आईडी प्रिंट करवाएंगे तो अब भी आपको आईडी जो है वो सेम मिलेगी। आप चाहे तो इसे प्रैक्टिकली करके कर सकते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं तो बहुत इजीली आप ये चीज चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए कि चेंज होने से पहले भी मेमोरी लोकेशन सेम थी और चेंजेस होने के बाद भी, यानी कि लिस्ट्स में इन प्लेस चेंजेस होते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन पर चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए लिस्ट्स को जो है वो क्या कहा जाता है म्यूटेबल टाइप की। लिस्ट जो है वो हमारी म्यूटेबल है, उनमें हम इन प्लेस चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज सभी स्टूडेंट्स को समझ आई होगी, बट फिर भी कई बार स्टूडेंट्स को म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी में कंफ्यूजन रहती है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिएबल इंटरनल्स। यानी कि वेरिएबल से रिलेटेड जोन सी चीजें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किसी भी वेरिएबल से मेनली 3 चीजें जुड़ी होती हैं। सबसे पहली उसका डाटा टाइप क्या है, सेकंड उसकी वैल्यू क्या है, एंड थर्ड उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है। तो डाटा टाइप, वैल्यू और आईडी, ये तीनों चीजें ही जो हैं वो किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करती हैं, उसका बिहेवियर हमें बताती हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस उस पे परफॉर्म कर सकते हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस उस पे एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी वैल्यूज उसमें अलाउड हैं, ये सारी चीजें इन्हीं 3 चीजों पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले डाटा टाइप। किसी भी वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ऑल्दो ये तीनों ही चीज हम पढ़ चुके हैं, बट हमने इस तरीके से एक साथ नहीं पढ़ी थी, अलग अलग प्रोग्राम्स में जहां पे जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी हमने वैसे स्टडी किया था। तो अगर आपको किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन। टाइप और या राउंड ब्रैकेट में आप जो भी वेरिएबल देंगे तो ये टाइप फंक्शन आपको उस वेरिएबल का डाटा टाइप जो है वो रिटर्न करके देगा। जस्ट सपोज इफ यू आर हैविंग x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद अगर आप प्रिंट करवाते हो प्रिंट टाइप x, तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा, क्लास इंट।
कि x जो है वो इंटीजर टाइप का है। सिमिलरली अगर आपने x में स्टोर करवाया हेलो और उसके बाद अगर आप यही सेम स्टेटमेंट दे रहे हैं प्रिंट टाइप ऑफ x, तो उस केस में आपका आउटपुट जो है वो क्या आएगा, क्लास str, स्ट्रिंग टाइप यानी कि, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अगर आपने x की कोई डेसिमल में वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 2.5 आपने दिया है और फिर आप प्रिंट करवा रहे हैं प्रिंट टाइप ऑफ x, तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्लास फ्लोट। यानी कि जो भी आपने लिटरल इस वेरिएबल में स्टोर करवाया है उसी के बेसिस पे इसका डाटा टाइप जो है वो अलॉट होता है। और टाइप फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यू। वैल्यू हम सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट सपोज x इज इक्वल टू 4 है तो आप सिंपली प्रिंट करवा देंगे प्रिंट x, तो उससे क्या होगा, आपकी x की वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी। चाहे x में किसी भी टाइप की वैल्यू हो, प्रिंट फंक्शन की हेल्प से जो है वो आपकी डिस्प्ले हो जाती है। अगर आपने अब यहाँ पे प्रिंट x दिया तो आपका स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो वैल्यू के लिए हमें किसी भी एक्सटर्नल फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा कि मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन जो है वो हम आईडी फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा था। कोई भी वेरिएबल हो आपके पास, जैसे सपोज x इज इक्वल टू 5 है आपके पास, तो अगर आपको इसकी मेमोरी लोकेशन चाहिए तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या देंगे, id x। तो id फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे आप किसी लिटरल की मेमोरी लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको 10 की मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि 10 जो है वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं एट प्रेजेंट, तो आप id 10 देंगे। तो अगर 10 जो है मेमोरी में एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी मेमोरी लोकेशन आपको मिल जाएगी, अगर मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो नहीं मिलेगी। सिमिलरली आपको वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना है तो वो भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था सारा वेरिएबल से रिलेटेड। वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास 3 ही चीजें होती हैं जो हर वेरिएबल को डिफाइन करती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा ऑपरेटर्स, कि पाइथन में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले हम सबसे बेसिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से ज्यादातर ऑपरेटर्स जो हैं वो आपने अपने मैथ्स में पढ़े ही हुए हैं, क्योंकि यहां पर आपके बिल्कुल बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस स्टैंड्स फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के लिए यहां पर आपका एस्ट्रिक साइन होता है। कीबोर्ड में अगर आपने कभी देखा हो, जो ऊपर आपके नंबर्स के साथ स्पेशल सिंबल होते हैं, वहां पे आपका एक एस्ट्रिक साइन होता है, स्टार की शेप बनी हुई होती है इस तरीके से, ये होता है ये एग्जैक्ट सिंबल। तो ये आपका एस्ट्रिक साइन होता है, ये आपका होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। और डिवीजन के लिए जो आपका स्लैश होता है सेम वही यूज होगा। इसके अलावा ये तो हो गए आपके बेसिक 4 ऑपरेटर्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन। इसके अलावा 3 ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास और होते हैं पाइथन में। फर्स्ट वन इज फ्लोर डिवीजन। डबल ब्लैक स्लैश स्टैंड्स फॉर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल डिवीजन होती है आपकी, वो आंसर आपको हमेशा डेसिमल्स में देती है, यानी कि फ्लोटिंग डाटा टाइप में देती है, ठीक है। बट फ्लोर डिवीजन जो है वो क्या करती है, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को ट्रंकेट कर देती है और सिर्फ जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आपको रिटर्न करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसके लिए सिंबल होता है डबल एस्ट्रिक साइन और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन जो ऑपरेटर होता है ये होता है हमारा पावर कैलकुलेट करने के लिए। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 4, इस तरीके से। तो जब हमें x रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करनी है अगर पाइथन में, तो हम क्या करेंगे, x
एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड 3। इसका मतलब क्या है, x रेज टू दी पावर 3। सिमिलरली इसे हम कैसे लिखेंगे, x एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 4, इट मींस x रेज टू दी पावर 4। तो जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो आपका पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। नाउ लास्ट वन इज मोड्यूलो ऑपरेटर। मोड्यूलो ऑपरेटर को आप रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम होता है रिमाइंडर कैलकुलेट करना। जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन के बाद क्वेश्चन तो आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन रिमाइंडर फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल होगा। तो पाइथन लैंग्वेज जो है आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए भी एक ऑपरेटर प्रोवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। सपोज आपने किया 3 मॉड्यूलो 2, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1, बिकॉज जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचता है, 1 बचता है। तो रिमाइंडर अगर आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, डेट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करते हैं जैसे कि आप मैथ्स में इन्हें यूज करते हैं। अगर आपको एडिशन परफॉर्म करनी है तो प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करनी है तो माइनस, मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और डिवीजन के लिए डिवीजन। सिर्फ ये 3 जो थे ये आपके डिफरेंट थे, जो मैंने आपको बता दिए कि फ्लोर डिवीजन जो क्या है वो आपको इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव कर देगा, डेसिमल के बाद वाले जितनी भी वैल्यूज होंगे उन सबको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट जो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है ये आपका पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है, लाइक x रेज टू दी पावर 3 या x रेज टू दी पावर z। इस तरीके से अगर आपको पावर्स कैलकुलेट करनी है उसके लिए होता है। और मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो आपका रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो ये 3 अरिथमेटिक ऑपरेटर जो थे वो थोड़े से अलग थे, जो आप नॉर्मली मैथ्स में यूज नहीं करते हो। इसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी तक आपने नॉर्मल असाइनमेंट जो है वो पढ़ी है। जब भी हम कभी भी लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब है कि x को हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 5। अगर आपने लिखा a इज इक्वल टू 3, इट मींस a को हम 3 वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो अभी तक हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा है, असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेटर पढ़ा है हमने, डेट इज इक्वल सिंबल। कि इक्वल का जो साइन होता है वो LHS की साइड पे जो भी आपका वेरिएबल होता है उसे कौन सी वैल्यू असाइन कर देता है, जो हमारे राइट हैंड साइड पर होती है उसे वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देता है। ये तो होती है सिंपल असाइनमेंट। लेकिन ऑगमेंटेड असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमें सेम वेरिएबल में मॉडिफिकेशन करके उसे सेव करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको x में 5 ऐड करना है और उसकी वैल्यू को x में स्टोर करवाना है। पहले x की वैल्यू 5 थी, आपको चाहिए कि x की वैल्यू 10 हो जाए, तो x इज इक्वल टू x प्लस 5, या फिर आपके पास 2 वेरिएबल है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, और आप चाहते हैं कि x की वैल्यू ना इन दोनों के सम के बराबर हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस y। तो इस तरीके की जो असाइनमेंट होती है, अब यहाँ पे क्या है, आपके 2 ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। पहले आपका प्लस हो रहा है और फिर आपकी असाइनमेंट हो रही है। तो इन दोनों को आप जो है कंबाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x प्लस इक्वल y, यानी कि x में जो है क्या हो जाए, x में प्लस हो जाए y और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू x में ही अलॉट हो जाए। इस तरीके के ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। जितने हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उतने ही सेम हमारे पास जो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। हमारे पास प्लस इक्वल होगा, माइनस इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल, एक्सपोनेंशिएशन इक्वल एंड मॉड्यूलो इक्वल। प्लस इक्वल का मतलब क्या होगा, जस्ट सपोज अगर आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं x प्लस इक्वल y, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, x इज इक्वल टू x प्लस y। अगर आपने लिखा x माइनस इक्वल y, हम इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अगर प्लस इक्वल सिंबल है, लाइक आपने लिखा x प्लस इक्वल y, तो ये इसका मतलब क्या होता है आपका, x इज इक्वल टू x प्लस y, की x की वैल्यू में y जो है वो ऐड हो जाए और फिर जो है वो किस में स्टोर हो जाए, दोबारा से x में ही स्टोर हो जाए। ठीक है। सिमिलरली
अगर माइनस इक्वल है तो उसका क्या मतलब होगा? अगर हमने लिखा है x माइनस इक्वल वाई तो इट मीन्स x माइनस वाई और उसकी वैल्यू, उसका जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो जाए? हमारा x में स्टोर हो जाए। सिमिलरली अगर है मल्टीप्लीकेशन इक्वल, तो अगर आपने यहां लिखा है x एक्स्ट्रिक इक्वल y तो इसका मतलब है कि x और y की मल्टीप्लीकेशन हो जाए और उसका रिजल्ट जो है वो x में स्टोर हो जाए। सिमिलरली अगर डिवीजन इक्वल है, आपने लिखा है x डिवाइड इक्वल y, देन इसका क्या मतलब होगा? x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y की x और y की डिवीजन हो जाए और रिजल्ट जो है वो किस में स्टोर हो जाए? x में स्टोर हो जाए। सिमिलरली अगर फ्लोर डिवीजन इक्वल है, इट मीन्स अगर आपने लिखा x फ्लोर डिवीजन इक्वल y तो यहां पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू x फ्लोर डिवीजन y, यानी कि पहले x को किससे डिवाइड करना है? y से। फ्लोर डिवीजन करनी है यानी कि सिर्फ उसकी जो इंटीजर वैल्यू है वो आपको चाहिए और वो रिजल्ट जो है किस में स्टोर हो जाएगा? x में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल इक्वल है, इट मीन्स अगर आपने लिखा है x एक्सपोनेंशियल इक्वल y तो इसका क्या मतलब है? x रेज टू द पावर y कैलकुलेट हो जाए और रिजल्ट आपका x में स्टोर हो जाए। सिमिलरली अगर मॉड्यूलो इक्वल ऑपरेटर है तो x मॉड्यूलो इक्वल y है, यहां पर x को y से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचा है वो किस में स्टोर हो जाएगा? आपका x में स्टोर हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे सारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जहां पे आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो दोनों ऑपरेंड्स में से ही किसी ऑपरेंड में स्टोर करवा रहे होते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है उसी में जो है हमारा रिजल्ट भी स्टोर हो रहा होता है। हम रिजल्ट के लिए कोई नए वेरिएबल का यूज नहीं करते। तो ये है हमारे सारे ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े हुए हैं, बस सिंबल्स का आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है कि मैथ्स से जो है थोड़े सिंबल्स अलग होते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, ये दोनों आपने मैथ्स में जो है पढ़े हुए हैं। लेस देन का सिंबल भी पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन का भी। अब नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू आपने मैथ्स में पढ़ा है, बट यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप मैथ्स में पढ़ते थे वहां आप सिंबल यूज करते थे लेस देन और उसके नीचे इस तरीके से जो है लाइन लगाते हो, है ना। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई सिंबल नहीं होता। पाइथन में क्या, क्योंकि आपके कीबोर्ड में ही इस तरीके का कोई सिंबल जो है नहीं होता है। तो जब आपको लेस देन इक्वल टू लिखना है तो पहले आप लेस देन का साइन लगाएंगे और फिर इक्वल का। 2 अलग अलग साइंस का यूज करके ये सिंबल बनता है, ना कि इस तरीके से। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी पहले ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और फिर इक्वल टू का। लेकिन ये वर्क बिल्कुल सेम वैसे ही करते हैं जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे लेस देन और इक्वल टू, बस यहाँ पे सिंबल आपके पास उनके लिए थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट आता है इक्वल इक्वल। अगर आपको इक्वालिटी चेक करनी है तो उसके लिए हमारे पास होता है इक्वल टू ऑपरेटर। पाइथन में आपको ध्यान रखना है जो सिंगल इक्वल होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वैल्यू असाइन करता है, और जो डबल इक्वल है वो आपका कंपैरिजन करता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अगर वो इक्वल होते हैं तो रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल ऑपरेटर। ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपैरिजन करेगा कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं हमारे, एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा आपको क्या रिटर्न करते हैं? बुलियन वैल्यू। अगर जो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज हमेशा कंडीशंस लगाने के लिए करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू रिटर्न करेंगे ट्रू, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो ये वैल्यू रिटर्न करते हैं फॉल्स। अब यहां पर देखिए, जब आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो न्यूमेरिक डाटा टाइप पर अप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो आपके इंटीजर टाइप हो गए या फ्लोटिंग टाइप हो गए, वहां आपको पता है कि आपको कैसे कंपैरिजन करना है। मैथ्स में आपने ऑलरेडी लेस देन, ग्रेटर देन,
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज किए हैं। 6th क्लास से आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो मैथ्स में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो जितना भी आपका न्यूमेरिक डाटा होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन जब आपके पास डाटा टाइप अगर स्ट्रिंग है तो इस केसेस में आपके साथ प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, चाहे आपके स्ट्रिंग है, लिस्ट है, क्योंकि उनके बीच में आपने कभी कंपैरिजन जो है वो नहीं किया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का वो है लिस्ट, स्ट्रिंग से रिलेटेड। अगर आप एक समझ लेंगे तो आपको बाकी सारे भी जो है अपने आप इजीली आ जाएंगे कि स्ट्रिंग्स में जो है हमारा कंपैरिजन कैसे होता है, लेस देन और इक्वल टू कैसे वर्क करते हैं। अब स्ट्रिंग्स में देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हर कैरेक्टर की अपनी एक एस्काई या फिर उसकी यूनिकोड वैल्यू होती है। तो जो हमारे कैरेक्टर्स कंपेयर होते हैं वो उनकी इन एस्काई या फिर यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यूज के बेसिस पर होते हैं, नॉर्मल वैल्यूज के बेसिस पर नहीं होते। अब आपके पास सबसे बेसिक जो चीज है, आपके पास स्मॉल ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं, कैपिटल ए से जेड तक अल्फाबेट होते हैं। अब यहाँ पर जनरली सबको क्या लगता है, कैपिटल अल्फाबेट्स जो हैं वो बड़े होते हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स जो हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन अगर आप इनकी एस्काई वैल्यूज देखेंगे तो जो आपके कैपिटल अल्फाबेट होते हैं तो कैपिटल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 65 और जो आपका कैपिटल जेड है उसकी आपकी एस्काई वैल्यू क्या होती है 91। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कि कैपिटल अल्फाबेट्स की तो 65 to 91 हो गई। जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं उनकी एस्काई वैल्यूज क्या होती हैं, स्मॉल अल्फाबेट में ए की एस्काई वैल्यू होती है 97 और आपका जो Z है उसकी एस्काई वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपका हो जाएगा 123। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो स्मॉल अल्फाबेट्स की एस्काई वैल्यू है वो कैपिटल अल्फाबेट्स की एस्काई वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि जो आपके स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से बड़े होते हैं। स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से भी बड़ा है और इवन तक कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल जेड से भी बड़ा है, क्योंकि कैपिटल जेड की एस्काई वैल्यू आपकी 91 थी और स्मॉल ए की 97 है। तो पहले सारे कैपिटल अल्फाबेट्स आते हैं, उसके बाद आपके स्मॉल अल्फाबेट्स आते हैं। तो आपका कैपिटल अल्फाबेट जो आपके जितने भी कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो सारे स्मॉल अल्फाबेट से छोटे होते हैं और जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स हैं वो सारे कैपिटल अल्फाबेट से बड़े होते हैं। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है और इसी के बेसिस पे जो है आप कंपैरिजन करते हैं। यहां पर आप देखिए, सपोज आपके पास नंबर है, सॉरी नंबर नहीं, आपको कंपेयर करना है a लेस देन d। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको अभी अभी एस्काई वैल्यूज बताई, a to z 65 to 91 होती है, यानी कि a की 65, कैपिटल B की आपकी 66, C की 67, D की 68 और इस तरीके से अप टू एंड सो ऑन 91। सिमिलरली स्मॉल a की 97 है तो B की 98, C की 99, D की 100 और इस तरीके से ये इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो A से Z तक जो है नंबर्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से देखेंगी तो A आपका सबसे स्मॉलर होता है, Z आपका सबसे बिगर होता है। सिमिलरली कैपिटल अल्फाबेट्स में A जो है वो आपका सबसे स्मॉलर होगा और Z जो है वो आपका सबसे लार्जर होगा। तो अगर आप स्मॉल में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं या कैपिटल में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप A to Z वाला प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करेंगे। A लेस देन D, इट मींस इट इज ट्रू बिकॉज A की वैल्यू जो है वो D से छोटी होती है। लेकिन यही अगर आपने A लेस देन कैपिटल D लिखा होता, उस केस में क्या होता, स्मॉल अल्फाबेट्स जो है वो कैपिटल से हमेशा बड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाती है आपके फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो ये तो हो गया जब हम सिंगल कैरेक्टर को कंपेयर कर रहे हैं तब। जस्ट सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहां पर आपके पास एक स्ट्रिंग है गॉड और एक कैपिटल में आपने लिखा हुआ है। अब जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे, सपोज मैंने लेस देन का ही साइन लगाया, तो ये कंपेयर कैसे होती हैं,
हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करते हैं हर चीज को। तो जब हम इस तरीके से स्ट्रिंग्स में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उनका फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वल है तो हम सेकंड को कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर हमें फर्स्ट से ही रिजल्ट मिल गया तो हम आगे हमेशा मतलब आगे जो है कभी भी मूव नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल जी लेस देन कैपिटल जी विच इज फॉल्स, तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर से ही यहाँ पे रिजल्ट मिल गया फॉल्स। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होती गोड ग्रेटर देन GOD, अब यहाँ पे देखिए पहले फर्स्ट कैरेक्टर कंपैरिजन होगा, जी दोनों इक्वल हैं, नहीं पता चला। O और O दोनों इक्वल हैं, अगेन नहीं पता चला। नेक्स्ट पे आए D एंड D, स्मॉल d इज ग्रेटर देन कैपिटल D विच इज ट्रू, तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल गया, ट्रू मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो चलो आपस में इक्वल लेंथ के थे। अब सपोज आपकी स्ट्रिंग्स जो है वो अनइक्वल लेंथ की हैं। यहां पे है आपका गोड हाउस और यहां पे है आपका गोड। अब यहां पे देखिए फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल, सेकंड कैरेक्टर इक्वल, थर्ड कैरेक्टर इक्वल, तो जितने कैरेक्टर्स थे वो तो इक्वल है। अब उसके बाद यहाँ पे और भी कैरेक्टर्स हैं बट यहाँ कोई कैरेक्टर्स नहीं है, इट मींस ये स्ट्रिंग जो है बड़ी है तो ग्रेटर देन है विच इज ट्रू। ठीक है, तो अगर जितने कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं दोनों साइड वो सारे इक्वल हैं तो फिर आप लेंथ के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग जो है वो लेंथी है और कौन सी स्ट्रिंग जो है वो शॉर्ट है। नाउ सपोज अगर यही स्ट्रिंग इस तरीके से होती है आपके पास, गोड हाउस लेस देन गोड, तो अब देखिए फर्स्ट कैरेक्टर कंपैरिजन कीजिए, G लेस देन G विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि स्मॉल g जो है वो कैपिटल G से लेस नहीं होता। तो फर्स्ट कैरेक्टर पे ये हमें रिजल्ट मिल गया, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग्स को हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो कंपेयर करते हैं। सिमिलरली लिस्ट और टपल्स के केस में होता है, अगर दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो लिस्ट है अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और जो उनके अंदर एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं तभी वो इक्वल होंगी, अदरवाइज तो वो सेम नहीं मानी जाती हैं। और उनमें भी कंपैरिजन जो है वो एलिमेंट वाइज होता है। तो ये थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। बाकी जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो जैसे जैसे आप और ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। बट फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो या जिसका आंसर आपको पता करना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल नॉट इक्वल का एग्जाम्पल नहीं किया। सपोज आपने यहाँ पे किया गॉड इक्वल इक्वल गॉड, तो यहाँ पे ये जो है आपके इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड स्ट्रिंग इक्वल है तो इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली नॉट इक्वल उसका ऑपोजिट होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ये थे हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर। आज की क्लास में हमने 3 टाइप के ऑपरेटर पढ़े। पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, उसके बाद हमने ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े, और लास्ट में जो है हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है क्योंकि सारे ऑपरेटर्स एक क्लास में कवर कर पाना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आगे के ऑपरेटर्स भी आपको थोड़ा ध्यान लगा के समझने पड़ेंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, इक्वालिटी और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है हमें अभी डिटेल में स्टडी करने हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।